नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बांग्लादेश से बड़ी और कोई खबर नहीं है। भारत के साथ इतने गहरे ताल्लुकात हैं बांग्लादेश के, और आज जिस तरह वो तबाही के रास्ते पर चल रहा है, जिस तरह की अराजकता वहां सड़कों पर नाच रही है, जिस तरह सरकार खत्म हो चुकी है, जिस तरह फौज वहां पर एक हुकूमत कायम करने जा रही है, एक बड़ा अजीब सा वाकया बांग्लादेश में हो रहा है। शेख हसीना, इनकी सरकार खारिज हो गई, इनको इस्तीफा देना पड़ा, देश छोड़कर भागना पड़ा, भागकर हिंदुस्तान आना पड़ा। आज उनके अनुरोध पर हिंदुस्तान में उनको जगह दी गई है कुछ अरसा के लिए। कई तरह की खबरें हैं। एक खबर यह है कि अमेरिका ने उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया है। एक खबर यह है कि ब्रिटेन ने उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। एक खबर यह है कि वो फिनलैंड जाना चाहती हैं। फिलहाल भारतीय विदेश मंत्री के मुताबिक बांग्लादेश की जो अभी 3 दिन पहले तक प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको उनके अनुरोध पर हिंदुस्तान में रहने के लिए अभी जगह दी गई है अस्थायी रूप से। ये राजनीति का शरण नहीं है। बांग्लादेश में जिस पैमाने पर अभी अराजकता छाई हुई है वो भयानक है। शेख हसीना की जो पार्टी अवामी लीग पार्टी है, उसके 29 लोगों की लाशें मिल चुकी हैं। उनके लोगों को पकड़कर मारा जा रहा है। उनके मकानों में, उनके दफ्तरों में आग लगाई जा रही है। शेख हसीना ने जिन लोगों को लंबे अरसे से जेलों में कैद करके रखा था, राजनीतिक विरोधियों को, उनको छोड़ दिया जा रहा है। शेख हसीना के साथ के जो मंत्री थे, दूसरे नेता थे उनकी पार्टी के, वो देश छोड़कर अगर जा रहे हैं तो उनको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जा रहा है, नजरबंदी की जा रही है, तलाश की जा रही है। वो छुपे हुए हैं चारों तरफ। देश एक बड़ी अराजकता से गुजर रहा है। आपको ध्यान होगा, हमने इस बारे में पहले भी कहा है, अखबार में भी एडिटोरियल लिखा है कि बांग्लादेश में अभी 4-6 हफ्ते पहले इसकी शुरुआत हुई थी छात्रों के एक आंदोलन से, जो चाहते थे कि नौकरियों में जो एक बड़ा आरक्षण, 50% से ज्यादा शायद आरक्षण था वहां, एक बड़ा आरक्षण जो 1971 की आजादी की लड़ाई में शामिल होने वाले फौजियों और दीगर लोगों के परिवार के लोगों को मिल रहा था, बड़ा सा आरक्षण सरकारी नौकरियों में, उसको खत्म किया जाए। 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 2 पीढ़ी से ज्यादा गुजर चुकी है, और कब तक चलेगा आरक्षण? तो उस आरक्षण को खत्म करने की मांग से शुरुआत हुई थी। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि शेख हसीना प्रधानमंत्री, उन्होंने छात्रों के इस आंदोलन की गंभीरता को समझा नहीं, मौके की नजाकत को नहीं समझा। जब ताकत अंधाधुंध हो जाती है, जब विरोधियों को कुचल देना आपके पास एक विकल्प की तरह रहता है, जब आप विरोधियों को जेल में बंद कर देते हैं, आलोचकों को जेल में बंद कर देते हैं, अपने देश के अकेले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को जेल में डाल देते हैं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को, जिन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग से बांग्लादेश के सबसे गरीब छोटे छोटे से गांव-गांव के कारोबारियों की जिंदगी बदल दी थी, उनको जेल में डाल दिया था शेख हसीना ने। तो ऐसी शेख हसीना के खिलाफ जब आंदोलन चला तो शेख हसीना की बददिमागी आसमान पर थी। उन्होंने कहा कि जो लोग इस आंदोलन का साथ दे रहे हैं, जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, वो रजाकार हैं। रजाकार का मतलब हिंदुस्तान में आज किसी को मुल्क का गद्दार करार देना है, देश का गद्दार है, देशद्रोही है, ऐसा किसी को कह के। हिंदुस्तान में भी काफी लोग ऐसे हैं जो कुछ लोगों को, जब वो किसी नीति, सिद्धांत, समझदारी की बात करते हैं तो उनके बारे में कहते हैं ये मुल्क के गद्दार हैं, इनको पाकिस्तान भेज दो। जैसे कि पाकिस्तान ने वहां बसें लगा रखी हैं सरहद के पार इन लोगों को ले जाने के लिए, और ब्रिटेन की तरह शरणार्थियों को बसाने के लिए होटलों का इंतजाम करके रखा है पाकिस्तान में। ऐसा पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। आज हालत यह है कि 19,000 तकरीबन हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं बांग्लादेश में। मुझको अलग से संख्या नहीं मिल पाई है कि बांग्लादेशी हिंदू कितनी आबादी है वहां पर, जो भारतीय नहीं है, खुद बांग्लादेशी है।
अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, इसलिए मैं उनका जिक्र यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हैं वो काफी बड़ी संख्या है। वहां पर हिंदू त्योहार बड़े जोर शोर से मनाए जाते हैं, और जैसा जैसा हिंदुस्तान में जब जब मुस्लिमों पे किसी तरह का हमला होता है तो उसकी एक प्रतिक्रिया बांग्लादेश में भी देखने मिलती है, जहां पर दुर्गा के पंडाल से लेकर जो स्थायी हिंदू मंदिर हैं उन पर हमले होते रहे हैं पहले भी, अभी ये ताजा नहीं है हमला। ऐसे में शेख हसीना, जो कि भारत से जिनके अच्छे संबंध थे, मित्र दोस्ताना रिश्ते थे जिनसे, उनके खिलाफ माहौल ऐसा बना जब उन्होंने छात्रों के आंदोलन को गद्दार कह दिया, मुल्क का गद्दार, रजाकार। रजाकार वो लोग थे जिन्होंने 1971 के बांग्लादेश के, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, उसके स्वतंत्रता संग्राम में बांग्लादेश के स्थानीय हितों के खिलाफ काम किया था, बांग्लादेश बनने के खिलाफ काम किया था, जो पश्चिम पाकिस्तान परस्त माने जाते थे, जो पाकिस्तान है आज का, उस पाकिस्तान के हिमायती माने जाते थे। उनको पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वहां पर रजाकार कहा जाता था। ऐसी गाली देकर शेख हसीना ने इन लोगों को, आंदोलनकारियों को और भड़का दिया था। नतीजा ये हुआ है कि शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन इतना तेज हो गया, उसमें छात्रों के अलावा उनके माँ बाप, जनता, सब लोग शामिल हो गए। फौज के भीतर एक बगावत, खुली बगावत हो गई थी। फौजी अफसरों ने कह दिया था फौज को कि जनता के ऊपर, लोगों के ऊपर जुल्म ना करें, ताकत का इस्तेमाल ना करें। बहुत साफ साफ फौजी बगावत हो गई थी। इसलिए फौज ने शेख हसीना को रोक दिया। रवानगी के पहले वो एक राष्ट्र के नाम संदेश रिकॉर्ड करना चाहती थी। आर्मी चीफ ने रोक दिया शेख हसीना को, प्रधानमंत्री को, कि मत, आप नहीं कर सकती ऐसा, इससे देश में और तनाव फैलेगा। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इस्तीफा लिखा, आर्मी चीफ को ही दिया। किसी तरह से मिलिट्री के किसी हेलीकॉप्टर से निकल के वो हिंदुस्तान आई, वो एक अलग किस्सा है। अभी हिंदुस्तान में है, कहीं जाने के इंतजार में। अब सवाल ये उठता है कि आज जगह जगह वहां पर हिंदुस्तानियों को, जो कि हैं वहां पर 19,000 से ज्यादा लोग हैं हिंदुस्तानी, जो वहां पर हिंदू हैं, वो हिंदू हिंदुस्तानी, इन दोनों के ऊपर वहां पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि इस तबके को शेख हसीना का हिमायती माना जाता था। इनके ऊपर हमले हो रहे हैं वहां पर, इनके घर बार जलाए जा रहे हैं, इनको मारा जा रहा है। जितने छात्र वहां पर पढ़ रहे थे बांग्लादेश में, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि हिंदुस्तान बड़ा विकसित देश है और बांग्लादेश पिछड़ा हुआ छोटा सा देश कहा जाता है, लेकिन हिंदुस्तान से हजारों छात्र वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। वहां शायद मेडिकल कॉलेज वगैरह में दाखिला मिल जाता है, जो कि हिंदुस्तान में नामुमकिन सा हो गया है। तो ऐसे हजारों छात्र वहां पे थे, जो पिछले कुछ हफ्तों में धीरे धीरे सड़क के रास्ते ही वो भारत में वापस आ गए थे। वो अब ऐसे बांग्लादेश में आज हिंदुस्तान के जिससे अच्छे संबंध थे, वो प्रधानमंत्री नहीं रह गई है, वहां पर फौजी हुकूमत आ गई है। जो हिंदुस्तान की दोस्त प्रधानमंत्री मानी जाती थी शेख हसीना, उनके जो विरोधी लोग हैं वो वहां पर सत्ता में आ रहे हैं, उनको मिलाकर आर्मी वहां पर सरकार बना रही है। शेख हसीना के खिलाफ जो राजनीतिक दल थे, उनके चुनिंदा नेताओं को लेकर सरकार बनाई जा रही है। बड़ी बात यह है कि जो प्रोफेसर यूनुस हैं, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, छात्रों की मांग थी, आंदोलनकारियों की मांग थी कि प्रोफेसर यूनुस सत्ता संभाले, सरकार के मुखिया बने। उन्होंने कुछ हद तक उसको माना है। उन्होंने इस हद तक माना है कि वो सरकार के मुख्य सलाहकार रहेंगे। आर्मी ने भी इस बात को माना है। आर्मी ने भी उनसे अनुरोध किया कि आपको सरकार का मुख्य सलाहकार रहना है। उसमें सरकार में अभी आर्मी के कितने लोग रहते हैं, दूसरे राजनीतिक दलों के कितने लोग रहते हैं, ये देखने की बात है। बांग्लादेश का एक खूनी इतिहास पहले भी रहा है। 1971 में बांग्लादेश बना, इंदिरा गांधी ने बनवाया था, आपको ध्यान होगा। हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री थी और हिंदुस्तान की फौज ने जाके बांग्लादेश में, जो पाकिस्तान की फौज वहां पर थी, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था उस वक्त बांग्लादेश, उसमें पाकिस्तान की जो फौज थी, उस पाकिस्तान फौज के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, एक तंबू था, अगर आपको तस्वीर याद होगी, ऐतिहासिक तस्वीर थी। उस तंबू में पाकिस्तान के
उस लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल नियाजी नाम था उनका, उन्होंने हिंदुस्तान के एक सिख लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनके सामने आत्मसमर्पण किया था पूरी पाकिस्तानी फौज का। उस फौज को कैद करके रखा गया था, प्रिजनर ऑफ वार कहलाता है, पीओडब्ल्यू रखा गया था। एक दिलचस्प बात यह है कि जनरल नियाजी, जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के इलाके में बांग्लादेश बनते समय पाकिस्तान की आर्मी के मौजूदा उस वक्त के उस जगह पर तैनात चीफ थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल थे नियाजी। उन्होंने जब समर्पण किया तो उनको लाकर छत्तीसगढ़ के, उस समय छत्तीसगढ़ प्रदेश नहीं था, अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था 71 में, उनको लाकर रायपुर के सर्किट हाउस में रखा गया था जनरल नियाजी को। और जनरल नियाजी ने यहीं पर, यहां आकर अपनी पिस्तौल का समर्पण किया था। अलग से दिलचस्प बात है, जो प्रिजनर ऑफ वार रहते हैं उसमें जो मुखिया रहते हैं समर्पण करने वाली फौज के, उनका एक सम्मान करने के लिए कि फौज समर्पण कर दिया है, ये हमारे युद्ध बंदी हैं, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं, फौज के मुखिया थे वहां पर, तो उनको अपनी पिस्तौल, निजी हथियार उनको रखने मिलता है कुछ समय के लिए। तो जनरल नियाजी को निजी पिस्तौल रखने मिली थी, जो उन्होंने रायपुर के सर्किट हाउस में उनको रखा गया था नियाजी को, यहां पर उन्होंने समर्पण किया था। लेकिन एक बात बता दूं, उनको पिस्तौल रखने मिलती है, गोलियां उसकी निकाल ली जाती हैं, क्योंकि वो किसी के लिए खतरा बन सकते हैं। ये बात किसने किसको बतलाई, मैं बतलाता हूं आपको। शेखर दत्त कमिश्नर थे रायपुर के, बाद में वो यहाँ के राज्यपाल भी बने, वो राजभवन में तैनात थे। उस समय राष्ट्रपति की हैसियत से प्रणब मुखर्जी यहाँ आए थे। प्रणब मुखर्जी बंगाल के एक नेता होने के साथ साथ इंदिरा कैबिनेट के बहुत बड़े मंत्री थे, वो बंगाली भी थे, इसलिए भी उनका शेख मुजीबुर रहमान, जो कि सबसे बड़े नेता थे बांग्लादेश के आजादी के समय 71 में, उनके साथ भी उनकी व्यक्तिगत बातचीत थी, उनकी बेटी शेख हसीना के साथ भी उनकी बातचीत थी। तो प्रणब मुखर्जी रायपुर आए थे, अभी हाल की बात है, कुछ साल पहले की। वो सर्किट हाउस में ही रुके थे, जहां राजकीय अतिथि गृह एक है सर्किट हाउस का, वहां रुके थे। वहां पर उन्होंने राज्यपाल शेखर दत्त को बातचीत में ये बतलाया। शेखर दत्त ने ये कहानी पूरी मुझको बताई। मेरी दिलचस्पी इसमें एक दूसरी वजह से भी है। जनरल नियाजी चूंकि पाकिस्तान की फौज का आत्मसमर्पण करके लौटे थे पाकिस्तान, उनको बहुत धिक्कार मिला पाकिस्तान में। 71 की बात बतला रहा हूं मैं आपको, 71 या 72, उनको बड़ा धिक्कार मिला पाकिस्तान में। वहां पर उनके नाम को गाली की तरह इस्तेमाल किया गया, जनता के बीच में वो डिप्रेशन में चले गए। उनके परिवार के ऊपर भी बड़ा बुरा असर पड़ा। कुछ हालत ऐसी हुई कि उनके परिवार को पाकिस्तान छोड़कर निकल जाना पड़ा वहां से। एक दूसरे देश में बसी हुई उनकी बेटी जो है वो मेरी दोस्त है, मैं उसके बारे में ज्यादा बतलाना नहीं चाहता क्योंकि निजी दोस्ती है मेरी, लेकिन आपको बतलाना चाहता हूं कि बांग्लादेश के मोर्चे पर आत्मसमर्पण करके जाने वाले पाकिस्तान के फौज के लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल नियाजी, वो किस तरह टूट चुके थे पाकिस्तान जाने के बाद, क्या उनके परिवार का हाल हुआ था, ये पूरी कहानी मेरी निजी जानकारी है। मैं उसको पूरी जानकारी को तो यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन मेरा क्या रिश्ता रहा है इससे आपको बतला रहा हूँ। वो मैंने सर्किट हाउस में वो कमरा देखा है जो अभी राजभवन है छत्तीसगढ़ का, इसमें वो कमरा देखा हुआ है जहां नियाजी को रखा गया था। ये बड़ा दिलचस्प इतिहास है और बड़ा ताजा इतिहास है, पिछले 50 साल के भीतर का, 71 के बाद का। हालांकि जब नियाजी को रखा गया था मैं अखबार नवीसी में नहीं आया था, मैं उस समय स्कूल में पढ़ रहा था, इसलिए मुझको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन प्रणब मुखर्जी ने शेखर दत्त को पूरी जानकारी जो दी थी वो मेरे पास है। खैर, मैं आज के बांग्लादेश के हाल पर लौट रहा हूं। वहां हिंदू हिंदुस्तानी दोनों सबसे बड़े खतरे में हैं।
उनके घर जला दिए जा रहे हैं, कारोबार जला दिए जा रहे हैं, लूट लिया जा रहा है, मार डाला जा रहा है। बहुत खराब हालत है वहां पर, बहुत ज्यादा तनाव है। लेकिन वहां पर अभी हिंदुस्तानियों पर इतना बड़ा खतरा नहीं माना जा रहा है कि उनको वहां से निकाला जाए। वहां पर उड़ान बढ़ा दी जा रही है। हिंदुस्तान की जो एयरलाइंस हैं, इनकी उड़ान ढाका में बढ़ा दी गई है ताकि जो लोग वहां से निकल के आना चाहें वो आ जाएं। अभी कुछ देर पहले की खबर मेरे पास है कि भारत के जो डिप्लोमेटिक मिशन है वहां पे, ढाका में भी है, कुछ दूसरे शहरों में भी वाणिज्य दूतावास है, वहां के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनको निकाल दिया जा रहा है, बाहर बुला लिया गया है, भारत वापस बुला लिया गया है। एक बहुत खतरनाक नौबत आ गई है। अभी जो हिंदुस्तानी वहां पे हैं 19,000 के करीब, उनका आना तो ठीक है, हो सकता है कुछ अरसे में हो जाए, वो कुछ लोग ना भी आना चाहें। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश का क्या होने जा रहा है। अब एक सवाल यह उठ रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो सुलूक किया जा रहा है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थल और कोई हैं वो तोड़े जा रहे हैं, मारा जा रहा है उनको। अभी मौतों की बहुत खबर नहीं है, लेकिन हिंसा हो रही है उनके साथ, और उनके मकानों को जलाया जा रहा है। रहने की हालत नहीं रह गई है उनकी, न हिंदुस्तानियों की और ख़ासकर हिंदुओं की। क्यों नौबत आई है ये, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। बांग्लादेश का इतिहास बताता है कि हिंदुस्तान में 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उसके बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बहुत हिंसा हुई थी, बहुत उसकी प्रतिक्रिया देखने मिली थी वहाँ पर। मैं बार बार इस बात की वकालत करता हूँ कि हिंदुस्तान में जो कुछ होता है उसकी प्रतिक्रिया दुनिया के बहुत सारे देशों में होती है। मैं एक आंकड़ा देख रहा था आज, दुनिया में करीब 57 ऐसे देश हैं जहां पर मुस्लिम आबादी मेजॉरिटी में है, बहुसंख्यक है, और इनमें से एक भी ऐसा देश नहीं है जहां पर कोई हिंदुस्तानी ना हो। हिंदुस्तानी होने का मतलब तो एक ये भी है कि 3/4 से अधिक संभावना यह है कि उसमें हिंदू भी होंगे। आप देखेंगे खाड़ी के देशों में जितने मजदूर गए हुए हैं वहाँ पर, वो हिंदुस्तान के कई राज्यों से गए हुए लोग हैं, वहाँ पर काम करते हैं। जब जब हिंदुस्तान में मुस्लिमों के खिलाफ कोई हिंसा होती है, फतवे दिए जाते हैं, इनकी प्रतिक्रिया वहाँ पर होती है। वहाँ की सरकारें उतनी लोकतांत्रिक नहीं है कि वहाँ पे लोग उस तरह से प्रदर्शन कर सकें, लेकिन वहाँ पर लोगों के बीच में नाराज़गी तो होती है, वहाँ के मुस्लिमों के बीच नाराज़गी होती है। आज जैसे फिलिस्तीन में इजरायली बमबारी से जितने लोग मारे जा रहे हैं गाज़ा में, उनको लेकर मुस्लिम दुनिया में एक नाराज़गी है इजराइल के खिलाफ। इतनी हमदर्दी तो रहती है किसी एक देश के लोगों के बीच, एक धर्म के लोगों के बीच, एक जाति के लोगों के बीच। आपको ध्यान है जिस तरह हिंदुस्तान के कई प्रदेशों में, जैसे मुंबई में एक वक्त था जब शिवसेना वहाँ पर यूपी बिहार के लोगों को पीटती थी, वहाँ पर उसकी प्रतिक्रिया होती थी कि महाराष्ट्र के लोग भी दूसरे कई प्रदेशों में विरोध और हिंसा की प्रतिक्रिया देखते थे। बांग्लादेश ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश से जो लोग हिंदुस्तान आए इनको सबको वापस भेज दो, वहाँ जो हिंदुस्तानी हैं उनको ले आओ यहाँ वापस, ऐसा नहीं होता है। दुनिया के देशों में ऐसा अब नहीं होता है। आप पूरी की पूरी आबादी जो एक दूसरे की जगह बसी हुई है उसको बेदखल नहीं कर सकते। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच 1947 में जो विभाजन हुआ था, ऐसा नहीं हो सकता है अब। ऐसे में जरिया यही है कि दुनिया के किसी भी देश में नाराज़गी पैदा करने वाले काम गैर जरूरी न किए जाएं। अगर कोई ज़रूरी है, अगर हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान की, अमेरिका या बांग्लादेश की कोई ज़रूरत है तो ज़रूर करें। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुस्तानियों और हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, उसकी प्रतिक्रिया हिंदुस्तान में बसे हुए
बांग्लादेश से कानूनी रूप से या गैर कानूनी रूप से आए हुए लोगों के खिलाफ हो सकती है। ठीक उसी तरह जिस तरह की आज वहां जो प्रतिक्रिया हो रही है बांग्लादेश में, उसके पीछे वहां के लोगों की हिंदुस्तान से, हिंदुओं से किसी किस्म की नाराजगी भी होगी। मैं भी इस मुद्दे का अति सरलीकरण करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इस घटना के, आज के बांग्लादेश के हालात को लेकर मैं ये बात जरूर रखना चाहता हूं, कभी किसी देश के लोगों को ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए जिससे कि उनके अपने देश के लोग जो दूसरे देशों में बसे हैं वो परेशानी में फंसे। यहाँ तो आप किसी को घेर कर मार सकते हैं, मॉब लिंचिंग कर सकते हैं यहाँ, लेकिन दूसरे देशों में उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कभी सोचा है आपने? मुझको ध्यान है सितंबर 11, आपको ध्यान है ना, सितंबर 11 जो न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स पर हमला हुआ था ओसामा बिन लादेन का, जिसमें मारे गए थे बड़ी संख्या में लोग। उसके बाद मुझको ब्रिटेन जाना हुआ। वहाँ के एक शहर में, एक मोहल्ले के में एक छोटी सी दुकान चलाने वाली एक पाकिस्तानी महिला थी। उससे मैंने कुछ सामान खरीदा, रसोई के काम का सामान। जिस दोस्त के घर रुका हुआ था उसके रसोई के लिए कुछ सामान खरीदा। उनसे समझने की कोशिश की तो उन्होंने बड़ा डरते, सहमते, हिचकते हुए बताया उस हमले के बाद से कुछ भी ज्यों का त्यों नहीं रह गया है। हमला किया था लादेन ने अमेरिका के 2 टावर पर, न्यूयॉर्क के। उसको भुगत रही थी एक पाकिस्तानी महिला, मुस्लिम महिला, जो कि ब्रिटेन के एक शहर, शेफील्ड नाम के शहर की एक बस्ती में एक दुकान चलाती है। बहुत बड़ी दुकान नहीं थी, जो प्रोविजन स्टोर होते हैं हिंदुस्तान में, इस तरह की दुकान थी। नहीं आ रहे थे उसके यहाँ लोग उसके बाद से। इस तरह की नौबत आ जाती है। कभी भी आपको हिंसा करना ठीक लग सकता है। आज जैसे बांग्लादेश में लोगों को हिंसा करना ठीक लग सकता है कि हिंदुस्तानी और हिंदुओं को मार रहे हैं, वहां पर आग लगा रहे हैं उनके घरों में। हिंदुस्तान में जो करोड़ों बांग्लादेशी हैं यहाँ पे, कानूनी रूप से और बिना कानूनी पेपर्स के भी जो हैं, इनके साथ बदसलूकी होगी तो क्या होगा? जो लोग वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं झेलेंगे तकलीफ। लेकिन ये समझदारी सबको दिखाना चाहिए। अभी कुछ मैं देख रहा था, ये रिकॉर्डिंग होते होते बीच में लाइट बंद हो गई थी, तो ये 2 टुकड़ों में ये रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है हमको। इस बीच में टेलीविज़न पर, बीबीसी पर, CNN पर कुछ देख रहा था पश्चिमी देशों का, वहाँ के पत्रकारों का क्या कहना है इनके बारे में, बांग्लादेश में जो हो रहा है। किसी समाचार चैनल में, किसी अखबार नवीस का, राजनीतिक विश्लेषक का ये भी मानना है कि भारत इस बात के लिए तैयार नहीं था कि बांग्लादेश में ऐसा सत्ता पलट हो सकता है। भारत को शायद इस बात का अंदाज नहीं था कि बांग्लादेश के हालात इतने खराब हो जाएंगे कि वहाँ ऐसा सत्ता पलट हो जाएगा। वहाँ फिर से फौजी हुकूमत आ जाएगी एक बार, जो 16 साल चल चुकी है। 1975 से 16 साल चली थी फौजी हुकूमत। भारत को इस बात का अंदाज नहीं था। उसने लोगों से अपने संबंध इस तरह से नहीं रखे थे कि वहाँ के बाकी पार्टियों से भी संबंध रखे जाएं। आपको ध्यान है, यही शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, जब हिंदुस्तान आती है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से जरूर मिलती हैं, क्योंकि एक वक्त जब उनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था, बांग्लादेश लौट नहीं सकती थी, विदेश में थी, उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार ने उनको शरण दी थी, शेख हसीना को। तो विपक्ष से भी संबंध रखे जाते हैं, ऐसा नहीं है केवल सत्ता से संबंध रखे जाते हैं। मुझको अभी नहीं मालूम है कि बांग्लादेश के मौजूदा विपक्ष, जो कि अभी सत्ता में आ गया है फौज की मेहरबानी से, इसके लोगों के साथ भारत के कैसे और क्या संबंध थे, या भारत ने अपना सब कुछ जो है वो शेख हसीना पर ही दांव पर लगा कर रखा था। मुझको उतनी जानकारी नहीं है। ये बात अभी धीरे धीरे सामने आएगी। मैं फिलहाल बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। तकलीफ देह है,
अपने देश में आप किसी धर्म की, जाति की, राष्ट्रीयता के लोगों की संपत्ति को नष्ट करो, घर दुकान आग लगा दो, लूट लो, अच्छा नहीं है। ये देश में अराजकता आना आसान रहता है, जाना आपके हाथ में नहीं रहता है। ऐसे में बांग्लादेश में शांति, अमन लौटने की मैं राह देख रहा हूँ। लेकिन इस बीच मैं बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं और हिंदुस्तानियों के साथ, उससे मैं बाकी दुनिया के देश भी सबक लें, ये मैं चाहता हूँ। किसी धर्म, किसी राष्ट्रीयता के लोगों के साथ कहीं जुल्म नहीं करना चाहिए, वरना आपको कहीं और उसका चुकारा करना पड़ता है। इस बात को आप कम गंभीरता से मत लीजिएगा, ये मोहल्ले में भी लागू होती है। आज एक मोहल्ले के लोग किसी दूसरे मोहल्ले के लोगों को पीट देते हैं, बाद में इस मोहल्ले के लोग अगर उस मोहल्ले से निकलते हैं तो वहां मार खाते हैं। ऐसा ही धर्म के साथ, जाति के साथ, प्रांत के साथ, देश के साथ होता है। मत कीजिए ऐसा। आपको अंदाज भी नहीं है कि हिंदुस्तान में जिन लोगों ने मुस्लिमों को मारा होगा, क्या उन लोगों के कुछ रिश्तेदार बांग्लादेश में अभी मार नहीं खा रहे होंगे? आपको अंदाज भी नहीं लगेगा कि आपको नुकसान का हिसाब कहाँ चुकता करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि कर्म जो है, अंग्रेजी में ज़्यादा कहते हैं कर्मा रिटर्न्स की, आपके किए हुए कर्म जो हैं लौट कर वापिस आते हैं आपको परेशान करने के लिए। सोच के देखिएगा, पूरे दुनिया में हिंसा कहीं भी किसी के भी खिलाफ गलत है, नहीं होना चाहिए। उसकी प्रतिक्रिया आगे पीछे, यहाँ नहीं तो कहीं और होती है। उसमें नुकसान कब किसका होता है लोगों को अंदाज नहीं लगता। कई बेकसूर लोग मारे जाते हैं। आज बांग्लादेश में जो हिंदू और हिंदुस्तानी मारे जा रहे हैं, वो सब कोई कसूरवार थोड़ी हैं। जिनके घर मकान दुकान आग लगाई जा रही है, सब लोग कसूरवार थोड़ी हैं। सबक लीजिए, हिंसा को बढ़ावा मत दीजिए, किसी भी तबके के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा मत दीजिए। मैं बांग्लादेश की घटनाओं से बस इतना सबक आज लेना चाहता हूँ, इतनी ही अपील आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको बताऊँ मैं, आपको अगर विदेश नहीं जाना है और आप यहाँ पे किसी जाति, धर्म, रंग के लोगों के खिलाफ हिंसा करते हैं, मैं अगर किसी और देश जाऊँगा, हो सकता है मैं उसका दाम चुकाऊँ वहाँ पर। हो सकता है मुझको वहाँ के लोग निपटा दें कि ये उसी हिंदुस्तान से आया है जहाँ ऐसा हुआ था, जहाँ फलाने की मॉब लिंचिंग हुई थी। यहाँ के जो हिंसक लोग हैं जो बाहर नहीं जा सकते, उनका नुकसान नहीं है। जो बाहर जाते हैं उनको पता चलता है कि कैसे दाम चुकाने पड़ते हैं इसके। हिंसा की तरफ मत जाइए, चाहे आपको कितने भी धार्मिक फतवे मिले, सांप्रदायिक फतवे मिले, जितने भी किस्म के फतवे मिले हिंसा से, मैं आपको एक बात बतला सकता हूँ। जो फतवेबाज लोग हैं, किसी भी धर्म के हों, फतवेबाज लोगों की अपनी आल औलाद जो है ना, वो बाहर जाकर बैरिस्टर बनती है, बाहर जाकर कानून की पढ़ाई करती है, मैनेजमेंट की पढ़ाई करती है, कंप्यूटर साइंस पढ़ती है बाहर जाकर। फतवेबाज, हिंसा का फतवा देने वाले लोगों की अपनी संतानें इस देश में भी हिंसा करने नहीं उतरती। वो लोग इस देश में जो धार्मिक प्रदर्शन जो होते हैं उसमें भी शामिल नहीं होती। आप नेताओं की संतानों को देखेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़ी कंपनी चला रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी एनजीओ में काम कर रहे हैं। वो हिंसा करने नहीं उतरते। भीड़ को झोंका जाता है हिंसा करने के लिए। भेड़ों के रेवड़ की तरह भीड़ मत बनिए। मैं भेड़ों का अपमान करना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह से उनको जिधर हाकें उधर चली जाती हैं भेड़ें, ऐसे मत बनिए। किसी भी नेता, किसी भी फतवेबाज के कहे हुए हिंसा मत कीजिए। एक बार सोच के देखिए, जो आपको हिंसा करने का बोल रहे हैं उनके खुद के बीवी बच्चे कहाँ पर हैं? क्या वो लोग खुद भी हिंसा कर रहे हैं कि केवल आपके हाथ से कत्ल करवाना चाहते हैं? संभल के रहिए, अपना भला देखिए। मान के चलिए कि आपके बच्चे बड़े होकर दुनिया के दूसरे देशों में जाकर पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो देश आपके बच्चों के लिए सुरक्षित रहें। कम से कम इतनी समझदारी दिखाइए। मेरा ये एडिटोरियल अगर आपको अच्छा लगता है,
मैं नाटकीय घटनाओं के बीच में सीधी सादी बात कह रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है तो इसको हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों को भेजिएगा, वो भी सोच के देखें कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको भी भेड़ के रेवड़ की तरह कहीं ढकेला जा रहा है। और गडेरिया जो है वो अपने बच्चों को दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, ऐसा तो नहीं है। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ किसी पार्टी के लोगों का, किसी धर्म के लोगों का। लेकिन मैं चाहता हूँ आप अपने बच्चों को, अपने आप को किसी धार्मिक उन्माद में, किसी हिंसा में झोंकने के पहले याद रखिएगा, एक दिन आपके बच्चे इसी हिंसा की जो प्रतिक्रिया रहेगी उसके शिकार हो सकते हैं। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू के शौकीन हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कैंसर ऐसे लोगों का बड़ा शौकीन है जो इन चीज़ों को खाते पीते हैं। कैंसर आपके पीछे लगेगा तो छोड़ेगा नहीं। छत्तीसगढ़ के आंकड़े बताते हैं कि कुल कैंसर मरीजों में से 24% मुंह के कैंसर वाले हैं। मुंह का कैंसर यानी एकदम खालिश तंबाकू से पैदा हुआ है और कुछ नहीं है। तंबाकू से पैदा होने वाले गले की नली के, फेफड़े के मरीज और हैं। मत कीजिए ऐसा जुल्म, अपने परिवार पे मत कीजिए। आप नालायक, निकम्मे, दुष्ट कैसे भी होंगे, आपका परिवार आपको फिर भी पसंद करता है, चाहता है। उसके साथ ये जुल्म मत कीजिए कि अपनी जगह अपनी फोटो दे के जाए, मत कीजिए ऐसा। फिर मिलेंगे।